जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? सर बहुत बढ़िया, खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा है। देखिए बेटा, लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेकर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें डिस्कस करना है। ऐसे जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक प्रोफेशनल की स्किल सेट के लिए भी। ऐसे 501 डील करता है विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम सिलेक्टेड आइटम्स, और उन सिलेक्टेड आइटम्स के लिए ऑडिटर को स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ता है। उसमें 3 आइटम आते हैं, स्टॉक लिटिगेशन, और तीसरा है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड, वो चेक करे कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम, और तीसरा वो चेक करता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लिटिगेशन और क्लेम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, +1 से अपने को पता है यार, कंटीजेंट लायबिलिटी का फुटनोट में डिस्क्लोजर जाता है, और प्रोविजंस जो होते हैं उससे अपना एक्सपेंस बुक होता है, साथ में एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है प्रोविजन की वजह से। अब कई बार तो जो केस चल रहा है कंपनी के खिलाफ वो बेटा हारने की संभावना लगभग तय ही है, तो हारना वहां पे लगभग तय ही है, तो फिर वहां पे हम उसका प्रोविजन बना देते हैं। अगर उस हार का अमाउंट या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट का अमाउंट है वो रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से एस्टिमेट किया जा सकता है। कई बार केस हारने की संभावना तो बहुत प्रबल है और केस हारना लगभग तय है, लेकिन अमाउंट एस्टिमेटेबल नहीं होता, तो आप उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोजर कर देते हैं उसका। और कई बार बेटा उसका भी हारना या ना हारना भी तय नहीं है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो करना ठीक है। अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ऑडिटर को चेक करना है जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं जो कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या तो उनका प्रोविजन बना दिया हो या उनको एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी शो कर दिया हो, और डिस्क्लोजर भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट सही होने चाहिए, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन इन्होंने जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए था वही किया है, और उसका अमाउंट जो रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से डिटरमाइन करना था वैसे ही किया है, और इन्होंने डिस्क्लोजर में कोई भी गड़बड़ नहीं की। तो ऐसे 540 भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ऐसे 540 डील करता है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो SA 501 है ये कहता है कि लिटिगेशन और क्लेम का कंप्लीटनेस ऑडिटर के लिए चेक करना बेहद आवश्यक है। लिटिगेशन और क्लेम्स जो होते हैं मेरे बच्चे, ये ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बहुत सारे हो जाते हैं। कभी कोई कस्टमर कर देता है, कभी एम्प्लॉइज कर देते हैं, कंपनी के खिलाफ कॉम्पिटिटर्स केस कर देते हैं, कंपनी जो होती है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, तो कई बार ब्रिच हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे केसेज कंपनी के खिलाफ चलते रहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का प्रोफाइल जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे केसेज की संख्या दिखेगी कि उस कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेज चल रहे हैं। अब हमें ऑडिटर के तौर पे क्या चेक करना है कि जितने भी इन लोगों ने हमें बताए हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स थ्रू बैलेंस शीट, P&L, फुट नोट्स, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। दे मस्ट हैव डिस्क्लोज्ड ऑल द लिटिगेशन एंड क्लेम टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अलावा और कोई भी लिटिगेशन एंड क्लेम नहीं होना चाहिए। और अपने को आइडेंटिफाई करना है जितने भी लिटिगेशन और क्लेम्स हैं उनको। तो सबसे पहला तरीका है कैसे हम आइडेंटिफाई करें लिटिगेशन एंड क्लेम। तो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, SA 501 में लिखा हुआ है कि लिटिगेशन और क्लेम को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका है इंक्वायर द मैनेजमेंट, इंक्वायर द TCWG, inquire the other staff members, inquire every other knowledgeable personnel of the organization जिसकी ऑडिट हो रही है। ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, दो चार्ज विद गवर्नेंस और अदर स्टाफ मेंबर से बात कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे रिटर्न में रिस्पॉन्स लीजिए, उनसे रिटर्न में लिस्ट लीजिए लिटिगेशन एंड क्लेम्स की, पॉसिबल आउटकम्स की, और एस्टिमेटेड अमाउंट की, और उसके प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। एक प्रॉपर आप समरी और लिस्ट और डिटेल्ड भी लिस्ट लीजिए। और एक ये लिस्ट जो है बेटा ये आपको इन हाउस लीगल काउंसिल से भी लेनी है। किससे लेनी है? इन हाउस लीगल काउंसिल। कौन होता है ये? कंपनी के अंदर जो फुल टाइम सेक्रेटरी या फुल टाइम लीगल एडवाइजर या लीगल मैटर्स का एक इन्होंने मैनेजर रखा हुआ है, उसको इन हाउस लीगल काउंसिल बोल देते हैं। तो उससे आपको प्रॉपर ये सारी रिपोर्ट लेनी है और प्रॉपरली रिटर्न में लेना है, ताकि इसमें गड़बड़ के चांस कम से कम होने चाहिए यार। सेकंड, आप कैसे इंक्वायर कर सकते हो? मिनट्स। मिनट्स क्या होती है सर? मिनट्स यार जनरल मीटिंग जो होती है,
बोर्ड मीटिंग जो होती है, कमेटी मीटिंग्स होती है, उसमें बनती है। इससे आपको बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा केस हुआ होगा तो जरूर उस मामले पे बोर्ड मीटिंग हुई होगी, उसके मामले के ऊपर ऑडिट कमेटी की मीटिंग जरूर हुई होगी। तो आपको उस बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग की मिनट्स ऑब्टेन करनी है। उससे आपको क्लू मिल जाएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा लिस्ट जो मैनेजमेंट ने हमें बना के दी है, इन हाउस लीगल काउंसिल ने हमें बना के दी है, वो कंप्लीट है, करेक्ट है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और इससे TCWG और मैनेजमेंट के व्यूज भी हमें पता चल जाएंगे कि इनके व्यू आपस में सेम है, डिसएग्रीमेंट तो नहीं है इनके बीच में कहीं। और इसके अलावा कोरस्पॉन्डेंस चेक करना है आपको, कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड द कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन एंटिटी। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब जो इनके बीच में आपस में ईमेल्स वगैरह चलते रहते हैं, इनके बीच में जो भी लेटर्स का एक्सचेंज चलता रहता है, जो ये एक दूसरे को पत्राचार करते हैं, उन सब को आपको चेक करना है जो एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में चल रहा था। इसके अलावा आपको लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखना है, लेजर अकाउंट देखना है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखना है कि लीगल एक्सपेंस अकाउंट पिछले सालों का कितना था, इस साल कितना है, और इस साल कोई बहुत बड़ा अनयूजुअल अमाउंट तो नहीं है। अगर बहुत बड़ा अनयूजुअल अमाउंट है तो उसका रीजन क्या है, एकदम से इतना खर्चा कैसे बढ़ गया, जबकि लिटिगेशन और क्लेम तो कोई नए आप दिखाई नहीं रहे इस साल। आपने तो कहा है कि इस साल कोई नया लिटिगेशन क्लेम हुआ ही नहीं, पिछले सालों वाले चले आ रहे हैं, तो फिर एकदम से लीगल एक्सपेंस इतना कैसे बढ़ गया, आपको ऐसे इंक्वायरी करनी है। इससे आपको रिस्क असेस होगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्लाइंट कंपनी ने, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें जो लिस्ट दी है लिटिगेशन और क्लेम की, वो करेक्ट है या नहीं है, वो कंप्लीट है या नहीं है। तो आपको लिटिगेशन और क्लेम की प्रॉपर लिस्ट ऑब्टेन करनी है क्लाइंट से, इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से, एवरी अदर पर्सनल से, TCWG से और इन हाउस लीगल काउंसिल से। फिर मिनट से उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, कोरस्पॉन्डेंस विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। और लास्ट वन आपको लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक करने हैं। इससे आपको रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट भी पता चलेगा। इसके अलावा क्लाइंट के बिजनेस को, उसकी एंटिटी के इन्वायरमेंट को, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप और भी बहुत सारी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे 315 में करते रहते हैं, उसमें भी आप ध्यान रखिएगा लिटिगेशन और क्लेम का, तो वहां से भी क्लू मिल सकते हैं और कोरोबोरेट कर सकते हो आप अपनी फाइंडिंग्स को। कोरोबोरेट का मतलब स्पॉट कर सकते हो आप अपनी फाइंडिंग्स को, मजबूत बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपको रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट हाई लग रहा है, ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपने जो रिस्क असेस किया अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम, और आपको जो रिस्क है वो हाई लग रहा है और आपको लगता है कि कुछ और भी है लिटिगेशन एंड क्लेम जो शायद मैनेजमेंट ने या शायद TCWG ने आपको या इन हाउस लीगल काउंसिल ने आपको बताए नहीं है, अगर आपको ऐसा शक है तो SA 501 आपको एक्सप्रेसली अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कीजिए डायरेक्टली। वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको एक कहते हैं कि फोर्स कर रहा है कि आप बात कीजिए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करना इतना आसान नहीं है। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के ऊपर उसकी रेगुलेटरी बॉडी के रेगुलेशंस हो सकते हैं जो उसको प्रोहिबिट करते हैं कि आपको अपने स्वामी की बात किसी को नहीं बतानी, आपको अपने मालिक की बात किसी को नहीं बतानी, आपको अपने क्लाइंट का डाटा किसी को शेयर नहीं करना। ऐसा हो सकता है। तो जब हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने की कोशिश करेंगे तो गारंटी नहीं है कि वो बात करेंगे हमारे साथ। तो आपको ध्यान रखना है, SA 501 कहता है अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है या ऑडिटर को ऐसा शक है कि रिस्क ऑफ मेटीरियल स्टेटमेंट हाई है या फिर कोई लिटिगेशन और क्लेम और भी है जो हमें बताई नहीं गए, तो वो सीक कर सकता है, यानी कि मांग सकता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ, विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। और उसके लिए वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी भेजेगा और वो उससे कहेगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपसे बातचीत करने से या फिर आपको रिस्पॉन्ड करने से मना कर दे, या तो वो आपका कॉल नहीं पिक कर रहा, और या उसने कॉल तो पिक किया होगा 100%, लेकिन उसने कॉल पिक करने के बाद आपको कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता ये बातें, या फिर उसने कहा कि मैं रिप्लाई दूंगा लेकिन वो अनड्यू डिले कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे हम? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं, अगर उससे आपको सफिशिएंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा SA 501 आपको गाइड कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको अर्ग कर रहा है कि आप लेटर ऑफ स्पेशल इंक्वायरी भेजिए। लेटर ऑफ स्पेशल इंक्वायरी का मतलब क्या है? इन मैटर्स को डाल दीजिए। इन मैटर्स का मतलब क्या है? लेटर्स ऑफ स्पेशल इंक्वायरी में आप अपने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो क्लाइंट कंपनी का एक्सटर्नल काउंसिल है, उसको इन बातों पे कंफर्मेशन मांगिए उनसे। एक तो आप उसको एक लेटर ऑफ स्पेशल इंक्वायरी में लिख के दीजिए लिस्ट ऑफ ऑल द लिटिगेशन एंड क्लेम जो मैनेजमेंट ने और TCWG ने आपको बताई है।
और उनसे पूछिए कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, क्या आपको लगता है यही वो लिटिगेशन एंड क्लेम है जो कंपनी के खिलाफ चल रहे हैं, या आपकी नॉलेज में कोई और भी मेजर लिटिगेशन एंड क्लेम है जो इन्होंने हमसे हाइड किया है, जो इन्होंने हमसे बताया नहीं है। इसके अलावा कोई भी और लिटिगेशन एंड क्लेम है तो आप हमें प्लीज बताइए। सेकंड, आप उनको बताएंगे कि मैनेजमेंट ने हमें क्या बताया है अबाउट दीज लिटिगेशन एंड क्लेम्स। मैनेजमेंट का असेसमेंट रिगार्डिंग द आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट क्या आएगा, जीतेंगे हारेंगे, मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ दीज लिटिगेशन एंड क्लेम, और उनके हिसाब से एस्टिमेटेड अमाउंट क्या रहेगा प्रोविजन का, वो सब आप इस लिस्ट में डालिए और पूछिए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से क्या आप सेटिस्फाइड है इस बात से। और तीसरा, आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कंफर्म कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि कंफर्म करे कि मैनेजमेंट के बनाए हुए जितने भी एस्टिमेट्स हैं, जितने भी उनके बनाए हुए प्रोविजंस हैं, क्या आप उनकी रीजनेबलनेस से सेटिस्फाइड हैं, या आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है जो डिफर कर रही है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और TCWG टू अस, और फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और TCWG इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल अभी भी आपसे बात करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं हमारी प्रोफेशनल बॉडी हमें प्रोहिबिट करती है, प्रोफेशनल बॉडी हमें अलाउ नहीं करती ये सब करने के लिए, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आपकी बात करवाए। और खास तौर पर अगर आपको लग रहा है मैटर इज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, या किसी बात से आपको ऐसा लगा कि मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल डिसएग्री कर रहे हैं पॉइंट्स के ऊपर, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी मीटिंग जरूर करवाइए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। मैनेजमेंट की परमिशन मैंडेटरी है इस काम के लिए। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा नॉर्मली जब आपकी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की मीटिंग होगी, तो आप मीटिंग के लिए बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से हमारी मीटिंग करवाइए। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग कब मैंडेटरी हो जाती है ऑडिटर के लिए, कब ऑडिटर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग के लिए प्रेशर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा, लेकिन फिर भी वो चाहेगा कि मीटिंग हो जाए जब मैटर सिग्निफिकेंट हो, जब मैटर कॉम्प्लेक्स हो, और जब डिसएग्रीमेंट जो है वो दिख रहा है, साफ साफ एपरेंटली शो हो रहा है कि मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है उनके विचार नहीं मिल रहे रिगार्डिंग द आउटकम या रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम। और अगर इसके बाद भी मैनेजमेंट मना कर देती है आपको कि नहीं मैं तो नहीं आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग कराऊंगी, या उसने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का पहले आपको मोबाइल नंबर देने से ही मना कर दिया था जब आप लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी या लेटर ऑफ स्पेशल इंक्वायरी भेज रहे थे, या फिर मैनेजमेंट जो है बेटा वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का ईमेल आईडी आपको नहीं दे रही, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अगर आपकी बात नहीं हो पा रही, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का नंबर तो दे दिया उसने या ईमेल आईडी तो दे दी मैनेजमेंट ने, लेकिन हम जब उनको जब कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को, लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, लेटर ऑफ स्पेशल इंक्वायरी, या हम उनसे मीटिंग की रिक्वेस्ट करवा रहे हैं मैनेजमेंट से, तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मना कर रहा है या फिर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर फिर देखेगा कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है क्या, नहीं है, उससे भी कोई सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? फिर ऑडिटर भाई ऐसे 705 यूज करेगा, सर मॉडिफाई कर देगा क्या ओपिनियन को? यस, ऐसे 501 में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैनेजमेंट मिलने नहीं दे रही, मैनेजमेंट उसका नंबर शेयर नहीं कर रही, ईमेल आईडी शेयर नहीं कर रही, तो ऑडिटर को ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। नहीं परफॉर्म हो पा रही वहां पर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, कोई और ऑल्टरनेट तरीका है नहीं उस बैलेंस को वेरीफाई करने का, लिटिगेशन और क्लेम्स का जो लिस्ट है उसको वेरीफाई करने का, उसके पॉसिबल आउटकम को वेरीफाई करने का, नहीं है कोई और ऑल्टरनेट तरीका, है भी तो वो रिलायबल नहीं है, ऑडिटर अनसेटिस्फाइड है, ऑडिटर को ये लग रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं है सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर शैल मॉडिफाई हिज ओपिनियन। वो इस मैटर के ऊपर डिस्क्लेमर भी दे सकता है, ऑडिटर जो है वो मना कर सकता है कि मैं आपको जो है इस मैटर के ऊपर जो लिटिगेशन और क्लेम है उस पर क्लीन चिट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखने वाला कि इनके लिटिगेशन और क्लेम का डिस्क्लोजर ट्रू एंड फेयर है। तो ऑडिटर जो है बेटा वो ऐसे 705 के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाई करेगा ओपिनियन, तो फिर ये बेटा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट ऑडिटर ये लास्ट रिजोर्ट के तौर पे यूज करेगा। तो इतना आज हमने काम करना था बेटा, और मेरे को उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड किया है, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जय श्री राम।